पार्क के ट्रैक पर जॉगिंग कर रही नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। यह तो माथुर अंकल ने मुझे आंख मारी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पिछले हफ्ते ही तो घर पर आए थे। पापा जी से बात कर रहे थे। मैं चाय देकर आई थी। शायद धोखा हुआ है। पर दोबारा घूम कर आई तो फिर वही हरकत। नहीं, वही है माथुर अंकल। बदतमीज इंसान। इन्हें तो नमस्ते भी नहीं करना। वह शिखा के साथ आगे बढ़ गई। क्या हुआ? अचानक तेरा मुंह क्यों उतर गया और बोलती बंद? शिखा उसके चेहरे को ध्यान से देख रही थी। अरे यार, देख रही है? ब्लू स्ट्राइप्स की टी शर्ट में जो अंकल 3 बंदों के बीच बैठे हैं, उसने बिना सिर घुमाए आंखों से इशारा किया था। वे हर राउंड पर मुझे आंख मारे जा रहे हैं और मेरे घुसते ही हाथ का इशारा करके गाना गाने लगे। जरा हौले हौले चलो मेरे साजना। सिर्फ फादर इन लॉ के जान पहचान के हैं, वरना इन्हें अच्छे से सबक सिखा देती अभी। पिछले हफ्ते घर आए थे, मुझसे मिले भी थे। फिर भी ऐसी हरकत। न उम्र का लिहाज, न रिश्तों की मर्यादा। मम्मी जी को बोलूंगी, वही बताएंगी इन्हें। तू अभी नई है यहाँ। अरे, ये चारों बुढ़े हैं ही ऐसे। सभी को आए दिन चेतावनी मिलती रहती है, पर जब तक ये किसी को छेड़ने से बाज नहीं आते। मजाल है कि सुधर जाए। कहीं चाट वाले के पास तो कभी कहीं। रोज रोज कौन मुंह लगे इनके। लेने दो इनको मजा। तुझे नहीं पता, नई खोज है। वैज्ञानिक बता रहे हैं कि महिला को छेड़ना घूरना आदमी की सेहत के लिए अच्छा होता है। उम्र बढ़ती है, बीवी बूढ़ी होंगी तो ठीक से करवा चौथ रख नहीं पाती होंगी। सेकने दो इन्हें आंखें। बढ़ा लेने दो उम्र। इनसे ज्यादा कर भी क्या पाएंगे यार। इग्नोर कर बस। यह कहकर शिखा हंसने लगी। समझा लीजिए इन्हें रेवती बहन। पानी सिर से ऊपर जा रहा है। राम शरण जी तो बहू बेटियों पर भी छीटा काशी से बाज नहीं आ रहे हैं। बुढ़ापे में मुफ्त जेल की सैर तो हो जाएगी। कैसे रहती हैं ऐसे घटिया लीचर आदमी के साथ। आपकी भी बहू आने वाली है, तब देखेंगे। वरनाई हुई पड़ोसिन लीला निगम धमकी देकर चली गई। राम शरण माथुर अपनी आदत से लाचार थे। 60 साल के होने के बावजूद वे सड़क छाप आशिक बने हुए थे। बुढ़ापे में भी यही उनका सगल था। 2 ही बच्चे थे उनके, बड़ी लड़की रानी और बेटा रणबीर छोटा था। उनकी ऐसी छोटी बातें सुनते ही वो दोनों बड़े हुए थे। पहले तो पड़ोस की औरतों के लिए लव लेटर, क्या पूरा रजिस्टर लिखकर अपने ही बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर हंसते, तो कभी चुपके से खत उनके घर फेंक आने को कहते और दोस्तों के साथ मजे लेते। रेवती उनकी बुद्धि पर हैरान परेशान होती। अपने बच्चों के साथ कोई पिता ऐसे कैसे कर सकता है? नादान बच्चे गलत रास्ते पर न चल पड़े। आशंका से रेवती गुस्सा करती, मना करती तो लड़ने बैठ जाते। समझते वह दूसरी औरतों से जलन के मारे ऐसा कह रही है। उसे चिढ़ाने के लिए वे ऐसी हरकतें और करने लगे। माँ कुछ कहे, बाप कुछ कहे और सिखाए तो बच्चों पर अलग प्रभाव पड़ना ही था। रानी ने रो धो कर किसी तरह बीए किया। वह अपनी शादी के लिए ललायत रही। जल्दी से जल्दी घर बसाकर इस माहौल से दूर चले जाना चाहती थी। बाप की हरकतों से जब तक कॉलेज की सखी सहेलियों से उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती,
पापा जी तो अभी अपने कमरे में अपने में ही रमे हुए हैं। मेरी शादी क्या खाक करेंगे, यह सोचकर उसने फेसबुक पर किसी रईस से पिंगे बढ़ाई और उससे शादी कर सुदूर विदेश चली गई। रेवती चाहती थी छोटा बेटा रणवीर भी शादी कर अपना घर बसा ले, उसका माहौल बदले और वह खुश रहे, पर वह शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसे वातावरण में होता भी कैसे? घर की प्रतिष्ठा पर पिता ही कीचड़ उछाल रहा था। वह किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर जॉब करने लगा, बढ़िया कमा रहा था। सो घर की सारी जिम्मेदारी बाप द्वारा उस पर डाल दी गई कि उसके ऊपर इतना खर्चा हुआ है, अब वह नहीं करेगा तो क्या हम बूढ़े करेंगे? जवानी में खूब पैसे उड़ाए, कुछ बुढ़ापे के लिए न जोड़ा न छोड़ा कि बेटा आखिर होता किस लिए है? पढ़ाया लिखाया खर्च किया किस लिए? रेवती क्या निर्लज से बेटे को भी उस पर खर्च हुआ जुड़ाने लग जाते हैं। रेवती को गुस्सा आता तो कह उठती, ऐसा भी कोई बाप होता है? बेटे के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, कितना कुछ कर गुजरते हैं उनके सुंदर भविष्य के लिए। इसने तो हर जगह अपने दम से एडमिशन लिया है, शुरू से स्कॉलरशिप से पढ़ाई की। तुम तो उसे खिलाया, आलू गोभी आटा दाल भी जोड़ लो। छी, कैसे पिता हो? अब तो बेटा ही घर का सारा खर्च उतार रहा था। फिर भी जब तक अलग से कहीं चाट जलेबी खाने तो कभी वॉकिंग शूज शर्ट कुछ भी खरीदने के लिए राम शरण आतुर रहते और बिना झिझके रणबीर के सामने हाथ फैला देते। पत्नी रेवती इस व्यवहार से पहले ही बहुत शर्मिंदा रहती। अब तो लोगों से बहू बेटियों को छेड़ने की शिकायत सुनती तो जमीन में धंसी जाती। वह उन्हें समझा समझा कर थक गई थी। वे कुछ सुनने को राजी नहीं, उस पर से हंसते, कहते जोर किसका बुढ़ापे में जो दिल किसका। इस बार अगर रणबीर के कानों में यह बात पड़ गई तो गुस्से और शर्मिंदगी में वह जाने क्या कर डाले। पिछली बार भी ऐसी ओझी हरकत से शर्मिंदा होकर कितना फटकारा था बाप को, और फिर तंग आकर आखिरी चेतावनी भी दी थी कि अगर नहीं सुधरे तो वह घर छोड़कर चला जाएगा। अच्छा है रणबीर 8 बजे तक आएगा, तब तक शायद मामला ठंडा पड़ जाए, रेवती सोचने लगी। ऑफिस से निकलते समय रणबीर एक बैंक के एटीएम में जा घुसा। उसका कार्ड ब्लॉक हो गया। वह अंदर बैंक में गया तो मैं आई हेल्प यू सीट पर जयंती सिन्हा का साइन बोर्ड रखा था। सीट खाली थी। कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा था। वह यह सोच ही रहा था कि सीट वाली आई आ गई। सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? जयंती ने कुछ पेपर टेबल पर रखकर सिर उठाया था। दोनों एक दूसरे को देखकर अवाक रह गए। मिस कुराफाती सिन्हा, वह मन ही मन बोलकर मुस्कुराया। इतने सालों बाद भी रणबीर 7वीं 8वीं क्लास में साथ पढ़ी जयंती को पहचान गया। यही नाम तो रखा था उसके सहपाठियों ने इसका। अरे तुम, मास्टर रोंडू तोंडू, खुला बटन, बहती नाक, पढ़ाकू वीर। वह थोड़ा झिझकी थी, फिर फ्लो में बोलकर खिलखिला उठी। वाह, टोन तो गायब हो गई है। ओहो, अब तो बड़े स्मार्ट हो गए हो। चमकता सूट बूट टाई, महंगी वॉच, क्या बात है, क्या ठाठ है। अगल बगल खड़े लोग भी सुन रहे थे। रणबीर झेप गया। तो अब मास्टर से मिस्टर शर्मीले बन गए हो। अच्छा छोड़ो ये सब, यार बताओ किस काम से आना हुआ यहाँ? मैं पहले दूसरी ब्रांच में थी, अभी कल ही यहाँ ज्वाइन किया है। अच्छा, इत्तेफाक है, जल्दी बोलो, ड्यूटी आवर खत्म होने को है, फिर बाहर निकलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वह मुस्कुराई।
जयंती ने फटाफट उसकी समस्या का समाधान करवाया और उसके साथ बाहर निकल आई। कोई घर पर इंतजार तो नहीं कर रहा होगा? वह मुस्कुराई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी शादी नहीं की। माँ को इंतजार रहता है, फोन कर देता हूँ। और वो दोनों कॉम्प्लेक्स के हल्दीराम रेस्टोरेंट में आराम से बैठ गए। माँ को तभी आज उसने 8 बजे तक घर पहुंचने का टाइम बता दिया। दोनों बचपन के किस्सों में खो गए। फिर अब तक क्या क्या कैसे किया वगैरह एक दूसरे से शेयर करते वह हंसते बाहर निकल आए। रणबीर बहुत दिनों बाद इतना हंसा था। जयंती अब भी वैसी ही मस्त मौला खुराफाती है। उसको उसका साथ बहुत भला लगा। इतनी परेशानी झेली, पिता का असमय अचानक देहांत, माँ का कैंसर से निधन, भाई का ससुराल में घर जमाई बनकर चले जाना, और जाने क्या क्या उसने इतने दिनों में पर अपने मस्त मौले स्वभाव पर कोई असर न आने दिया। यह सीखने वाली बात है, यह सोचकर वह हल्का महसूस कर रहा था। उस दिन रणबीर को कुछ मालूम नहीं चलने पाया कि कोई पड़ोसी फिर पापा की शिकायत करके गए हैं। वह खाना खाकर सो गया और दूसरे दिन सुबह फिर ऑफिस चला गया। रेवती ने चैन की सांस ली। बेकार ही इन पर गुस्सा होकर उलझता और फिर बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। घर बिखर जाए इससे पहले मैं ही कुछ करती हूँ। पिछली बार अपनी सहेली संध्या के दरोगा भतीजे ने इन पर विश्वास कर भला जानते हुए इन्हें छेड़छाड़ के आरोप से छुड़ाया था। उसी से मदद लेती हूँ। बिना शर्म के बताऊंगी कि ये ऐसे ही मस्त मिजाज हैं। लोग सही आरोप लगाते हैं, तू ही सुधार के लिए कुछ कर, यही ठीक रहेगा। यह सोचते हुए वह कुछ अस्वस्थ हुई। रणबीर और जयंती का तकरीबन रोज ही मिलना हो जाता। दोनों एक दूसरे का बरसों बाद मिला साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन जब जयंती ने रणबीर से कहा, यार इतने दिन हो गए, कई बार कहा भी, घर में तो सबसे मिलवाओ, मेरा तो कोई है नहीं, लेने ले दे के एक वही मस्ताना डॉग है, वैसे वह भी मिलने लायक चीज है, चलोगे, मिलोगे? वह हंसी थी। चलूंगा पर आज नहीं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जयंती, कि क्यों मैं तुम्हें घर नहीं ले जा पाता। रणबीर ने पिता की वजह से घर बाहर फैले रायते को जयंती के सामने रख दिया। छी, बड़ी शर्म आती है मुझे। घर से बाहर निकलते लोगों से मिलते सब बाप की तरह बेटे को भी समझते होंगे। क्या करूं, कोई उपाय सूझ नहीं पाता। मैं खुद उस घर में नहीं जाना चाहता, सिर्फ माँ की वजह से वहां हूँ। माँ से अलग घर मैं सोच भी नहीं पाता। ऐसे पिता की वजह से ना घर में कोई आता है, ना ही हम किसी को बुलाने की हिम्मत कर पाते हैं। माँ की तो पूरी जिंदगी ही उन्होंने खराब कर दी। वही अब मेरे साथ भी कर रहे हैं। रानी दी ने तो सही किया, लड़की थी, निकल गई जंजाल से। पर मैं तो बेटा हूँ, इन्हें छोड़ भी नहीं सकता। बुढ़ापे में माँ को इनसे अलग भी नहीं कर सकता। साथ रख कर ही पालना पड़ेगा। जब तक इनकी हरकतें रहेंगी, ये जिंदा रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कितना भी कर लूं। पर न मैं ऐसे में खुश रह सकता हूँ, न माँ को या किसी को खुशी दे सकता हूँ। शादी के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। ओह, तो ये बात है जरा सी, जो तुम सबको कब से परेशान किए हुए है। तुम्हें यह जरा सी बात लगती है, इसलिए तुमने शादी न करने का फैसला कर लिया है। वह बोली। ओ ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ हद तक सही ही है। जहाँ खुद मेरा दम घुटता हो, वहां किसी को लाने की मैं कैसे सोच भी सकता हूँ। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। वह मुस्कुराए। तुम शादी तो करो यार, मैं उसे ऐसे गुरु मंत्र दूंगी कि बस फिर तुम कमाल देखते ही रहना।
आई प्रॉमिस यू, तुम तो जानते ही हो, जो मैं कहती हूँ वह जरूर करके रहती हूँ। कोई और क्यों, तुम क्यों नहीं। जानता हूँ कि असलियत जानकर किसी को मुझसे शादी करना मंजूर नहीं होगा। वह कुछ सकुचाते हुए बोल ही गया। उसके संबल में उसे एक उम्मीद की किरण सी उसे दिखने लगी। पर जयंती अचानक दिए इस प्रपोजल पर हैरान थी। अपनी हैसियत से उसे ऐसे सपने में भी कल्पना न की थी। जल्दी में कुछ न सूझा तो वह बोल पड़ी, मेरे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी तो तुमने कहा कोई नहीं रहता, तुम अकेले हो। भूल गए मस्ताना, उसका भी कोई नहीं है मेरे सिवाय। वह अमिताभ की फिल्म द ग्रेट ग्लैमर के अंदाज में गा उठी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरी तरह से सीरियस हूँ। अच्छा, चलो फिर कर लेते हैं, पर समझ लो मैं तुम्हारी हस्ती से मैच भी नहीं करूंगी। एक पहिया गाड़ी का, एक स्कूटी का, आड़ा तिरछा चला चला के झूम। और वह हंसने लगी। रणबीर की गंभीर गुस्से वाली मुद्रा देखकर वह फिर बोली, अच्छा अब सीरियस हो जाती हूँ। माँ से तो मिलवाओगे या सीधे कोर्ट मैरिज करके घर ले जाओगे। वह फिर से हंसने वाली थी, अपने को रोक कर मुस्कुराई। जयंती रणबीर की माँ रेवती से मिली, आशीर्वाद लिया और फिर शहनाइयाँ बज उठी। जयंती ब्याह कर रणबीर के घर आ गई। उसके साथ मस्ताना भी था। रेवती रणबीर दोनों ही ने उसको साथ लाने को कहा था। रेवती ने देखा, हमेशा गंभीर दिखने वाले बेटे के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मस्ताना की चमकती आंखें राम सड़र को लगता उन्हें ही घूर रही है। वह अपनी लहरदार घनी मूछ जब पटकता तो लगता उन्हें धमकी दे रहा हो। कई बार रामचरण मस्ताना की वजह से ताक झांक करते हुए कहीं चोरी पकड़ी न जाए, गिरते गिरते बचते, क्योंकि मस्ताना कहीं न कहीं से उन्हें देख लेता। लहराती दुम उठाकर जो वह जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता तो रोकने का नाम ही नहीं लेता। जयंती को मालूम हो गया था कि ससुर जी मस्ताना से थोड़ा डरते हैं। वह अक्सर उन्हें मस्ताना से काफी दूर घूम कर जाते हुए देखती तो मुस्कुराती। कोई शरारत उसके खुराफाती दिमाग में दौड़ने लगी थी। कुछ तो करना ही पड़ेगा घर में सबके सुकून के लिए। सुबह शाम जयंती भी ससुर जी के टाइम पर ही मस्ताना को टहलाने के लिए जाने लगी। पहले खुद जिद की थी कि पापा जी से, आप ही उसे अपने साथ ले जाया कीजिए पापा जी, मैं माँ का हाथ बटा लूंगी, फिर ऑफिस भी जाना होता है। पर रामचरण किसी न किसी बहाने से टाल गए। अगले वीक उसकी छुट्टी सेक्शन हो गई। जितनी भी छुट्टियां बची थी सब ले डाली। रणबीर तो उसे यह जॉब छोड़कर उसे अपना पसंदीदा एनिमेशन कोर्स कर कुछ बड़ा करने पर जोर दे रहा था, जिसे वह अपने घर की परेशानियों के चलते पूरा न कर सकी थी। अब ये सब करने की क्या जरूरत है, जो चाहती थी वह कर डालो ना। ओ थैंक्स डियर, तुम्हें अब भी याद है मेरा सपना। अभी कुछ दिन रुक जाओ फिर देखती हूँ। रणबीर की आंखों में असीमित प्यार देखकर वह निहाल जा रही थी। उसे सब याद आया कि वह ब्लैक बोर्ड पर कॉपी में अक्सर सहपाठियों टीचर के कार्टून बना दिया करती थी। हूबहू कोई भी पहचान लेता। एक बार प्रिंसिपल शशिपुरी का भी कार्टून बना डाला। अचानक मैडम राउंड पर आ गई। सभी बच्चे हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। मैम ने अपना कार्टून पहचान लिया और ऑफिस बुलाकर उसे खूब झाड़ा। उस दिन मिस कुराफाती को पहली बार किसी ने रोते देखा था।
सब बच्चों को तो मजा आया, पर जाने क्यों रणबीर को अच्छा नहीं लगा था। जबकि उसने उसे कितनी बार चिढ़ाया, कितने ही नाम दिए। वह सोचता, इसे तो आज इस अनोखी प्रतिभा के लिए इनाम मिलना चाहिए था। जयंती के मस्ताना के साथ सुबह टहलने जाने से पार्क में राम सरर और उनके दोस्तों की मस्ती थोड़ी कम हो गई थी। एक तो साथियों में वह एक ही बहू थी, उस पर से उसका खुखार नजरों से घूरना। अल्सेशियन डॉग मस्ताना। कभी जयंती शाम को जल्दी घर आती तो वह शाम को ही मस्ताना को लेकर निकल पड़ती सखियों के पास टहलते हुए। फिर तो राम सरल और उनके दोस्तों की शाम भी खराब होती। चाट गोलगप्पे वालों के यहाँ उनका लड़कियों से छेड़खानी चुहल करने का मजा किरकिरा हो जाता। जयंती अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण जल्दी ही नेहा शिखा आदि लड़कियों से घुल मिल गई। इतवार व छुट्टी के दिनों में अक्सर वो सुबह अपनी अपनी स्कूटी पर पास की पहाड़ी की ओर खुली हवा में सैर कराती। इन बुढ़ों के दिल में हुक उठती, पार्क में रौनक जो नहीं मिली। एक दिन आखिरकार एक बुढ़े ने कमेंट कर ही दिया, अरे कहाँ जाती हो घूमने अकेले अकेले, हमें भी तो कभी घुमा दिया करो, तरस खाओ हम पे। सुन लिया था जयंती ने भी। मस्ताना को लेकर वह थोड़ा आगे बढ़ गई थी नेहा के पास। उसने नेहा से धीरे से कहा, बोल दो हाँ हाँ, एक एक बैठ जाओ स्कूटी पर। तुम चारों अपनी अपनी स्कूटी पे इन्हें वहीं पहाड़ी के पीछे झरने के पास दूर छोड़कर वापस आ जाना। आज इन्हें मजा चखा ही देते हैं, फिर सारी आशिकी भूल जाएंगे। मैं फोन पर कांटेक्ट में रहूंगी, ससुर है एक, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तब तक मैं घर जाकर वापस मस्ताना को दोबारा टहलाने यहाँ आती हूँ। नेहा ने पलक झपकाते ही कहे पर अमल किया और बाकी सहेलियों को आंख मारी। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल, जरूर। हम चार हैं, आप भी चार स्कूटी पर बैठ सकेंगे। तो आइए, आप लोग भी क्या याद करेंगे। बुड्ढों का चौगड़ा खुशी की बौखलाहट में जल्दी ही एक एक कर के चारों लड़कियों के पीछे मजे लेने बैठ गया। लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को आंख मारी तो बुड्ढों ने अपने साथियों को। सबके अपने मंसूबे थे। लड़कियों ने जो झटके से स्कूटी स्टार्ट की तो अंकल लोगों की मानो हलक में सांस अटक गई, और जो स्पीड पकड़ी तो वे लाल लाल हुए मुंह से रोकने के लिए चिल्लाते रहे। लड़कियां आज दूर निकलकर पहाड़ी के पीछे झरने के पास तक चली गई, जिसे देखते ही तमन्ना तो थी पर अकेली वे वहां जाने से डरती थी। आज मौका मिल गया था, एक पंथ दो काज। वो सोचने लगी कि काश जयंती भी साथ आ जाती तो कितना मजा आता। अंकल, आप लोग यहाँ पत्थरों पर चैन से बैठो, हम थोड़ा दूसरी ओर से भी देख कर आते हैं, उन्होंने कहा। ओके गर्ल्स, बुढ़े मस्त थे। हाँ जयंती, तुम्हारे कहे अनुसार हमने चारों बुड्ढों को वहीं झरने के पास धोखे से छोड़ दिया। अब हम वापस आ रहे हैं, आधे घंटे में मिलते हैं। ओके। आगे बढ़कर नेहा ने जयंती को मिशन पहाड़ी सफल हुआ बता दिया था। अंकल लोग तो अभी अपनी सांसें ही ठीक कर रहे थे। वे दूसरी ओर के दूसरे रास्ते से निकलकर वापस पार्क पहुंचकर देर तक मजा लेती रही। जयंती वहीं इंतजार कर रही थी, मोबाइल पर सारा डायरेक्शन उन्हें वहीं दे रही थी। काश तू भी साथ चल सकती तो सबकी बड़ी शक्लें दिखती। कोई नहीं, अब घर पर बिगड़ी शक्लों के साथ बुरी हालत भी देख लूंगी। वह हंसी थी। बुरे फंसे सारे बुढ़ऊ। वहां न कोई सवारी न कोई आदमी। पैदल जब इतनी दूर चलकर आएंगे हांफते हांफते, तब असली मजा आएगा।
आज अच्छी तरह ले लिया होगा लड़कियों के संग सैर का मजा। अब शायद सुधर जाएंगे और हमें छेड़ने की हिमाकत न करे। सब अपने मिशन पर खूब हंसी। अब यह देखो 4 चांद लगाने के लिए और क्या लाई हूँ। जयंती बैग से कुछ निकालने लगी तो सभी उत्सुकतावश देखने लगी। अरे वाह, कैप्स, स्कार्फ, कितना प्यारा लैंड कलर। पर एक ही कलर क्यों? किसके लिए? हमारे लिए। शिखा, सीमा, नेहा, ज्योति सब खुश भी थी, हैरान भी। अब सीक्रेट सुनो। मेरे फादर इन लॉ नई कैप के लिए मेरे हबी से कह रहे थे। मैंने कहा कि मैं ले आऊंगी और मैं एक नई 4 4 लाल रंग की टोपियां उठा लाई हूँ इसी चौकड़ी के लिए। जानती हो क्यों? क्योंकि मस्ताना द हीरो को लाल रंग से सख्त चिढ़ है। कल पार्क में आकर बैठने दो बुड्ढों को। जब ज्यादा लाल लोग टहल के चले जाते हैं, पार्क तकरीबन खाली हो जाता है, ये बुढ़े तब भी बैठे मजे ले रहे होते हैं। बस तभी इन्हें ये गिफ्ट पहना कर और फिर उन्हें मजा दिलाएंगे। आइडिया कैसा लगा? हाँ, स्कार्फ की गांठ जरा कस के लगा सभी, ताकि जल्दी खोल न सके वे। शिखा ने कहा तो सभी हंस पड़े। हाँ, मैं और शिखा पार्क के दोनों गेट बंद करके रखेंगे। नेहा ने योजना को सफल बनाने में एक और टिप जोड़ा और मस्ताना को पार्क के अंदर छोड़कर वहां से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाऊंगी। फिर मस्ताना अपना काम करेगा और मैं 5 7 मिनट बाद लौट आऊंगी स्थिति संभालने। हाँ हाँ, सब खूब हंसी। बुढ़ापे में जब रेविज की कई कई सुइयां लगेंगे तो सारी लोफड़ी निकल जाएगी। उनके सम्मिलित ठहाकों से पार्क गुंजयमान हो उठा। दूसरे दिन कांड हो चुका था। टोपिया संभालते, स्कार्फ खोलने की कोशिश में गिरते पड़ते चिल्लाते उन आशिक मिजाज बुड्ढों की हालत देखने लायक थी। बाकी खड़े लोगों ने भी लड़कियों का साथ दिया। जो हुआ ठीक हुआ, इनके साथ अच्छा सबक है। सभी को तंग कर रखा था, अच्छा हुआ सबको तो मिला। जो किसका बुढ़ापे में जो दिल खिसका। रेवती भी चिढ़ से बुदबुदा उठी। पास खड़ी जयंती ने सुना। उसकी आंखों में कोई दर्द भी न दिखा तो उसे राहत मिली। वह उनकी दोषी नहीं है। पास के अस्पताल में रोज इंजेक्शन लगवाने जाते दोस्त आंसुओं से कराहते हुए मिलते, पर कुछ न कह पाते आपस में, न घर वालों से, न ही और किसी से। जेंटी की टीम ने उन्हें एक नारे से सावधान कर दिया, जब तक बहू बेटियों के लिए इज्जत आपके पास, तब तक खैर मनाओ आप, वरना और भी तरीके हैं अपने पास।